गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का मूल्यांकन। व्यक्तित्व मूल्यांकन की 3 विधियां होती हैं, आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और प्रक्षेपी विधियां। पहले 2 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम 3rd के बारे में पढ़ेंगे, प्रक्षेपी विधियां, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रक्षेपी विधियां व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक प्रत्यक्ष विधि है। प्रक्षेपण या प्रोजेक्टिव वर्ड का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपनी सभी वांछित या अवांछित इच्छाओं को दूसरे के ऊपर आरोपित कर देता है, यानी कि उसके अंदर की जितनी भी इच्छाएं हैं वो स्वयं ना कह के किसी और के माध्यम से उन्हें अभिव्यक्त कर देता है, वही होता है प्रक्षेपण करना। इसमें कोई व्यक्ति अपने विचार, अपने पसंद, अपनी नापसंद, अपने गुण, अपनी आवश्यकताएं सबको किसी और व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपरोक्ष ढंग से अभिव्यक्त करता है, यानी खुद अपने मुंह से ना बोल के, खुद अपनी इच्छाओं को अपने मुंह से अभिव्यक्त ना करके किसी और के माध्यम से उनको अभिव्यक्त करना। प्रोजेक्टिव टेक्निक में बहुत सारे एकांश आइटम्स होते हैं जिनके प्रति बहुत सारी अनुक्रियाएं दी जा सकती हैं, यानी हर व्यक्ति उसके लिए एक ही अनुक्रिया नहीं देता है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं, अपने संवेगों, गुणों, पसंद, दृष्टिकोण, विचार के हिसाब से एक अलग अनुक्रिया देता है। इसमें कोई भी अनुक्रिया, कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी आंसर सही या गलत नहीं होता है। प्रक्षेपी विधियों के द्वारा व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं का मापन किया जा सकता है। प्रक्षेपण विधियों के द्वारा किसी व्यक्ति के अचेतन मन में छिपी हुई इच्छाएं उत्तेजित होती हैं और इस माध्यम से एक व्यक्ति अपनी सारी दबी हुई इच्छाओं को व्यक्त कर देता है। प्रक्षेपी विधि के प्रकार। किसी भी व्यक्ति या प्रयोज्य के सामने कोई एक उद्दीपक रखा जाता है और उस उद्दीपक को दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही प्रक्षेपी विधि 5 प्रकार की हैं। पहला है साहचर्य प्रविधियाँ। इसमें व्यक्ति को उसके सम्मुख कुछ उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं और व्यक्ति उससे संबंधित अपनी प्रतिक्रिया देता है। इसके भी 3 प्रकार हैं। शब्द साहचर्य। शब्द साहचर्य विधि में शब्द उद्दीपक का काम करते हैं। किसी व्यक्ति के सामने कुछ शब्द रखे जाते हैं और वह व्यक्ति उसके प्रति फिर अपनी अनुक्रिया देता है। चित्र साहचर्य विधि में चित्र उद्दीपक हैं और वाक्य साहचर्य विधि में वाक्य उद्दीपक हैं। इसमें अनुक्रिया देने में, प्रतिक्रियाएं देने में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशेषताएं व्यक्त कर देता है। दूसरी हैं रचना प्रविधियाँ। इस विधि में किसी भी व्यक्ति के सामने एक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है और उसके आधार पर वह कोई नवीन रचना करता है। उद्दीपक एक व्यक्ति या एक प्रयोज्य के सामने रखा गया और उसके आधार पर अब उससे कहा गया कि कहानी लिखो या कोई कविता लिखो। जैसे किसी व्यक्ति के सामने एक सुंदर से पहाड़ की फ़ोटो रख दी और उससे कहा गया अब इसके बारे में आप एक कहानी लिखिए। तीसरी होती हैं पूर्ति प्रविधियाँ। पूर्ति, इसमें कोई अधूरी रचना एक उद्दीपक का काम करती है, यानी एक प्रयोज्य के सामने एक अधूरी रचना रख दी जाती है और प्रयोज्य उसको पूर्ण करता है। फिर है पसंद प्रविधियाँ। इसमें शब्द, कथन, विचार, भाव, चित्र, वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं, ये सब उद्दीपक होती हैं। फिर व्यक्ति अपनी पसंद और अपनी नापसंद के हिसाब से इन सबको एक क्रम में व्यवस्थित करता है। लास्ट है अभिव्यक्ति प्रविधियाँ। इसमें किसी व्यक्ति या प्रयोज्य के सामने उद्दीपक रखा जाता है और वह स्वतंत्र होता है अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करने के लिए। इन विधियों में एक प्रयोज्य के सामने उद्दीपक, एक स्टिमुलस रखा गया और उसके प्रति एक प्रयोज्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस प्रतिक्रिया को देने में ही वह अपने व्यक्तित्व की सारे गुण अभिव्यक्त कर देता है और उसके व्यक्तित्व का मापन हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे, हम इसमें कुछ टेस्ट के बारे में देखेंगे। टेस्ट यानी व्यक्तित्व की परीक्षण। सबसे पहला है हमारा म्यूरे थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट।
म्यूरे थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट का निर्माण म्यूरे ने 1935 में किया था। मॉर्गन के साथ 1938 में इसका संशोधन किया गया। अब म्यूरे थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट की आधारभूत मान्यता क्या थी? जब एक व्यक्ति के सामने कोई भी एक अस्पष्ट सामाजिक परिस्थिति प्रस्तुत कर दी जाती है और फिर उससे उस परिस्थिति के अनुरूप कोई कल्पनात्मक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, तो वह व्यक्ति उस कहानी के जो पात्र होते हैं उनके द्वारा अपनी व्यक्तित्व की विशेषताओं को अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त कर देता है। यानी आपके सामने एक परिस्थिति रखी, एक कंडीशन रखी और आपसे कहा गया कि इसके बारे में कोई एक कल्पना में एक कहानी बनाइए और उस कहानी में पात्र रखिए। अब जो उस कहानी के पात्र होंगे उसके द्वारा एक व्यक्ति या एक प्रयोज्य अपने व्यक्तित्व के गुणों को अभिव्यक्त कर जाता है। इस कहानी से उस व्यक्ति की आवश्यकता, उसकी इच्छा, उसका सामाजिक समायोजन, उसका दृष्टिकोण, उसकी ख्वाहिशें, सब के बारे में पता चल जाता है। TAT में 31 कार्ड्स थे, जिसमें से 30 कार्ड्स में कुछ चित्र छपे हुए थे। ये चित्र अस्पष्ट काले और सफ़ेद रंग से बने थे और इसमें एक कार्ड और था जो कि सादा था। जितने भी कार्ड में चित्र थे, ये चित्र जीवन की साधारण घटनाओं से संबंधित थे, रोज़मर्रा की घटनाओं से संबंधित थे। एक प्रयोज्य को आयु और यौन के अनुसार 21 या 21 से कम कार्ड का प्रयोग करना होता था। कुछ कार्ड सिर्फ गर्ल्स के लिए होते थे, उस पर G अंकित होता था। कुछ सिर्फ बॉयज़ के लिए, उस पर B अंकित होता था। कुछ 14 साल से ऊपर के मेल के लिए उस पर M अंकित होता है। कुछ 14 साल से कम फीमेल के लिए उस पर F अंकित होता है। और कुछ कार्ड ऐसे हैं जो सबके लिए हैं, उसमें सीरियल नंबर्स अंकित होते हैं। अब प्रयोज्य को ये सारे कार्ड्स एक एक करके दिखाए जाते हैं। प्रयोज्य से कहा जाता है कि कार्ड में जो दृश्य दिखाया गया है उसको ध्यान में रखिए और फिर उस पर एक कहानी बनाइए। हर एक कार्ड के लिए प्रयोज्य को एक अलग कहानी बनानी है और हर कहानी बनाने के लिए उसे 5 मिनट का समय दिया जाएगा। जब प्रयोज्य इन कार्ड्स को देखकर एक कहानी बनाता है तो उसको निम्न बातों को, कुछ बातें ऐसी हैं जो उसे ध्यान में रखने के लिए कही जाती हैं। पहली बात, जो चित्र में उस कार्ड पर जो घटना दिखाई गई है उस घटना से पहले क्या घटित हुआ होगा, व्यक्ति को ये बताना है। दूसरा, उस चित्र में इस समय क्या घटित हो रहा है। तीसरा, चित्र में जितने भी पात्र दिखाए गए हैं उनकी सोच व उनके अनुभव क्या हैं। और लास्ट में उनको ये बताना है कि इसका अंत क्या है। इसके बाद उन्हें खाली कार्ड दिया जाता है और प्रयोज्य से कहा जाता है कि वह इसमें अपने अनुसार कोई चित्र सोच ले और फिर उसके बारे में एक कहानी बनाए। TAT का प्रशासन 2 सत्रों में किया जाता है। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। पहले सत्र में प्रयोज्य को 10 कार्ड दिखाए जाते हैं, बाद के सत्र में प्रयोज्य को 10 कार्ड दिखाए जाते हैं और इन कार्ड्स को देखने के बाद उसे कहानी लिखने को कहा जाता है। इन दोनों ही सत्रों में कम से कम 24 घंटे का समय रखा जाता है, यानी दोनों के बीच में 24 घंटे का अंतर होना चाहिए। अब इस परीक्षण, जैसे ये परीक्षण पूर्ण होगा तो इस परीक्षण के पूर्ण होने के बाद प्रयोज्य से उसने जो कहानी बनाई है उसके संबंध में बातचीत की जाएगी। उसमें जितने भी उसने पात्र रखे हैं, उन पात्रों के जो नाम रखे हैं, जो डेट्स रखी हैं, जो जगहों के नाम रखे हैं, उसने कहानी ऐसी क्यों बनाई, इस सब के बारे में उससे बात की जाएगी। प्रयोज्य ने अब जो कहानी बनाई है अब उसका विश्लेषण होगा और विश्लेषण के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें से कुछ बातें हैं कि आखिर इस कहानी का नायक कौन है, इस कहानी में नायक और नायिका कौन है। कहानी का जो भी मुख्य पात्र होगा वही उसका नायक होगा या नायिका होगी। अब यह मानते हैं कि प्रयोज्य ने
जो नायक या नायिका रखी है उसके साथ उसने अपना आत्मीकरण कर लिया है, यानी कि वो नायक को स्वयं समझने लगा है या अपने जैसा समझने लगा है, उससे एक संबंध स्थापित कर लेता है और वह अपनी जितनी भी महत्वपूर्ण इच्छाएं, आवश्यकताएं हैं उस नायक के द्वारा व्यक्त करने लग जाता है। इसके बाद आखिर उस नायक और नायिका की क्या आवश्यकताएं हैं, ये जानने की कोशिश की जाती है कि वो जो नायक और नायिका हैं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा यह पता चलता है कि प्रयोज्य हमारा क्या चाहता है, हमारी प्रयोज्य की क्या आवश्यकताएं हैं। इसके बाद आता है वातावरण में दबाव कौन कौन से हैं। इसमें इन दबावों के आधार पर यह पता चलता है कि आखिर नायक और नायिका की आवश्यकताएं पूरी हुई या फिर वो वंचित रह गए, और एट लास्ट किसी भी कहानी का परिणाम पता लगाने की कोशिश की जाती है, उस कहानी का क्या समापन किया गया है ये जानने की कोशिश की जाती है, और फिर इसके बाद अंकन किया जाता है। इस विधि के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर की जितनी भी इच्छाएं उसने दबा ली हैं, जितने भी गुण उसने दबा लिए हैं, उन सब के बारे में जाना जा सकता है, उन सब के बारे में अध्ययन किया जा सकता है।